Realme GT7 Pro इंडिया में लॉन्च हो चुका है और यही वो फ़ोन है जो इंडिया में सबसे पहले स्नैपड्रैगन 8 लीड प्रोसेसर के साथ आता है। ऑफर वगैरह लगा के ये फ़ोन 57,000 के अराउंड लॉन्च हुआ है और ये एक Realme का फ्लैगशिप फ़ोन है। लेकिन फ्लैगशिप फ़ोन होने के बावजूद इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का ही मिलता है और जो सेल्फी कैमरा है ना, वहाँ से सिर्फ 1080p 60 fps का ही रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। जिस प्राइस में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है ना, उसके हिसाब से इसके सेल्फी में भी 4K का ऑप्शन होना चाहिए था और अल्ट्रा वाइड कैमरा लगभग 12 मेगापिक्सल के आसपास होना चाहिए था। इसको छोड़कर ये फ़ोन एक नंबर है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इस फ़ोन के बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब फ़ोन के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन इसके डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे, जो कि कुछ समय पहले आपने देखा था जब चाइना में लॉन्च हुआ था तो ब्राइटेड डिस्प्ले, एकदम कलरफुल डिस्प्ले और 6500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और सैमसंग का इको स्क्वायर वाला डिस्प्ले, इस तरीके से मतलब रियलमी पोस्ट कर रहा था, टीज़ वगैरह कर रहा था। तो बेसिकली हम लोग इस वाले वीडियो में यही जानेंगे कि सैमसंग का ये जो इको स्क्वायर प्लस डिस्प्ले है ना, वो आखिर में है क्या चीज़ और इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। ये जो 6500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है ना, वो इसी सैमसंग का इको स्क्वायर प्लस वाले डिस्प्ले की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो चलो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। हालांकि जो इस फ़ोन का जो हाई ब्राइटनेस मोड है ना, जो कि एक्चुअल फ़ोन का ब्राइटनेस होगा वो 2000 नीट्स ही है, तो 6500 नीट्स होने की वजह से एकदम चकाचौंध मिल जाएगा, ऐसा आप लोग मत समझना। जब आप कोई HDR वीडियो देखोगे या फिर डोल्बी विजन वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ पर कहीं कहीं पर 6500 नीट्स इसका पीक ब्राइटनेस जा सकता है, इसका यही मतलब होता है। तो चलो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सैमसंग इको स्क्वायर डिस्प्ले के बारे में जानने के लिए आपको इको स्क्वायर डिस्प्ले के बारे में जानना होगा और पोलराइज़र के बारे में पोलराइज़र के बारे में जानना होगा कि ये चीज़ क्या होती है। उसके बाद बड़े अच्छी तरीके से आप जान जाओगे कि सैमसंग का इको स्क्वायर प्लस डिस्प्ले क्या चीज़ है। जितने भी महंगे फ़ोन होते हैं या फिर फोल्डेबल फ़ोन होते हैं, उसमें इसी डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले पोलराइज़र के बारे में जान लेते हैं। तो जितने भी डिस्प्लेस होती है ना, उसमें चाहे आप फ़ोटो देखना चाहते हो, चाहे आप कोई वीडियो वगैरह देखना चाहते हो, तो डिस्प्ले से जो लाइट आती है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही पतला सा मतलब परत लगाई जाती है, जिसको कि पोलराइज़र बोलते हैं। और ये जो पोलराइज़र है ना, वो काम कैसे करता है कि डिस्प्ले से जो भी लाइट आ रही है उसको कंट्रोल करेगा कि ये मतलब अगर आपने कोई फ़ोटो देखना चाहते हो तो कहाँ पर कौन सा कलर है, क्या चीज़ है, सबको ये कंट्रोल करता है और तब जाके आप उस फ़ोटो को देख सकते हो। या फिर आप उस पर वीडियो प्ले करना चाहते हो तो जो मतलब डिस्प्ले पर चल रहा है ना, उस लाइट को कंट्रोल करके आप अपनी आँखों से देख सकते हो कि हाँ, ये वीडियो चल रहा है। और इसी के जगह पर अगर आप इस पोलराइज़र को हटा दोगे ना, तो चाहे आप अपने फ़ोन में वीडियोस चला लो या फिर आप मतलब कोई फ़ोटो वगैरह देखना चाहते हो, तो आपका डिस्प्ले पूरी तरीके से एकदम वाइट हो जाएगा, मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं। मतलब उस डिस्प्ले से जो लाइट आ रही है ना, चाहे फिर वो फ़ोटोज़ की हो, चाहे फिर वो वीडियोज़ की हो, तो वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और इसीलिए वो स्क्रीन पूरी तरीके से वाइट दिख रही है। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँ तो आपने रील वगैरह में देखा होगा कि कुछ लोग डिस्प्ले की एक परत को ऐसे उचाड़ लेते हैं, उसके बाद जो चश्मा होती है उसके ग्लास को निकाल लेते हैं और जो परत उन्होंने डिस्प्ले से निकाला है उसको चश्मे के ग्लास के आकार का काट के उसमें लगा लेती है। फिर नॉर्मली अगर दूसरे साइड से आप देखोगे तो स्क्रीन पूरी तरीके से वाइट दिखेगा, लेकिन अगर आप उस चश्मे को पहन लोगे या फिर जो स्क्रीन से उन्होंने उचाड़ा है उसके थ्रू अगर आप डिस्प्ले पे देखोगे तो एक्चुअल में पता चलेगा कि आपके डिस्प्ले पर चल क्या रहा है। तो ये जो परत उन्होंने उचाड़ी हुई होती है ना, वही पोलराइज़र होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पोलराइज़र के बारे में अच्छे से पता चल गया कि ये एक ऐसी परत होती है जो डिस्प्ले की लाइट को कंट्रोल करती है और उसी के बाद आपको डिस्प्ले में जो कुछ भी है वो दिखता है। लेकिन इस पोलराइज़र के साथ ये दिक्कत हो रही थी कि डिस्प्ले से जो लाइट आती है ना, उसको 50% से ज़्यादा ऑब्जॉर्ब कर लेता था। मेरा कहने का मतलब है कि अगर डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है वो अगर 2000 नीट्स है, तो जब पोलराइज़र के थ्रू आपकी आँखों तक पहुँचेगी ना, तो वो सिर्फ 1000 नीट्स ही होगी। मतलब आधा से ज़्यादा जो ब्राइटनेस होगी ना, उसको वो ऑब्जॉर्ब कर लेता था। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँ तो किसी को आपने बाज़ार से मतलब 8-10 समोसे लाने के लिए भेजे, तो उन्होंने रास्ते में 5 खा लिया और आपको सिर्फ 5 ही समोसे दिए। तो कुछ इस तरीके से पोलराइज़र आधे से ज़्यादा ब्राइटनेस को ऑब्जॉर्ब कर लेता था।
तो यहीं पर अगर आप अपने डिस्प्ले को 2000 नीट्स का बनाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर 4000 नीट्स तक डिस्प्ले का ब्राइटनेस को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके वजह से जब आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस को बढ़ा रहे हैं तो ये मतलब बिजली भी ज़्यादा लेगा, मतलब आपका बैटरी बैकअप है वो भी कम हो जाएगा। और एक बात, डिस्प्ले पर एक आप अलग से परत लगा रहे हो, हालांकि डिस्प्ले काफ़ी पतले होते हैं फिर भी पोलराइज़र की वजह से थोड़ा सा ये मोटा हो जाता था। तो ये सारी प्रॉब्लम होती थी पोलराइज़र के साथ। इन सारे प्रॉब्लम को हटाने के लिए सैमसंग ने क्या किया कि जो पोलराइज़र है ना उसको हटा ही दिया और उसके स्थान पर स्टैक स्ट्रक्चर वाला पैनल लगा दिया। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि जो पोलराइज़र है ना वो डिस्प्ले के साथ इंटीग्रेटेड आता है। जो डिस्प्ले है उसी में पोलराइज़र है, इसको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। और डिस्प्ले के अंदर ही पोलराइज़र को डालने से ये फ़ायदा हुआ, एक तो अलग से कोई पतली मतलब प्लास्टिक का पोलराइज़र होता था तो उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, जिससे जो प्लास्टिक उसमें लगता था ना वो भी थोड़ा सा बच गया। और तो और जो 50% मतलब लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता था ना वो प्रॉब्लम भी हट गई। और पोलराइज़र की वजह से डिस्प्ले हल्का सा मोटा हो जाता था ना वो वाला प्रॉब्लम भी फिक्स हो गई, जिसकी वजह से उसके स्थान पर आप हल्का सा मतलब बैटरी को बड़ी कर सकते हो और अलग अलग चीज़ें, मतलब फ़ोन और थोड़ा सा पतला हो सकता है। तो ये सारी मतलब फ़ायदा मिला। लेकिन इस पोलराइज़र को हटाने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि पहले पोलराइज़र को लगाते थे तो लगभग 50% के अराउंड लाइट को ये ऑब्जॉर्ब कर लेता था। तो ये वाला प्रॉब्लम फिक्स हो गया और पहले के मुकाबले 25% तक ये कम बिजली लेने लगा और 1.3 टाइम ये ज़्यादा ब्राइट हो गया। कहने का मतलब है कि पहले जितना बिजली में वो 1000 नीट्स का ब्राइटनेस देता था वो अब 1300 नीट्स का देने लगा है। उन्होंने वोल्टेज को नहीं बढ़ाया लेकिन फिर भी पोलराइज़र को हटाने की वजह से ये 1300 नीट्स को देने लगा है। कहने का मतलब है कि अगर आप इसको 1000 नीट्स कर दोगे ना तो ये और ज़्यादा बैटरी मतलब कम लेगा। तो यही है सैमसंग का इको स्क्वायर डिस्प्ले, जो कि नॉर्मल डिस्प्ले से 25% कम बिजली लेता है और 1.3% ज़्यादा ब्राइट होता है। ये डिस्प्ले इको फ्रेंडली होता है क्योंकि पोलराइज़र बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज़ होती है ना वो इसमें यूज़ नहीं होती है और ये पावर कंजम्पशन भी बहुत कम करता है और यहीं से इसका नाम भी पड़ा। और जो इको स्क्वायर प्लस डिस्प्ले है ना वो इको स्क्वायर डिस्प्ले का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है और ये ना 37% तक कम बिजली लेता है और वहीं पर ये 1.6 टाइम ज़्यादा ब्राइट होता है। कहने का मतलब है पहले का डिस्प्ले जिस बिजली से 1000 नीट्स का ब्राइटनेस देता था ना वो अब उसी बिजली से 1600 नीट्स का पीक ब्राइटनेस दे सकता है नहीं देता है। तो ये है इको स्क्वायर प्लस डिस्प्ले, मतलब इको स्क्वायर डिस्प्ले ही है बट उसको इम्प्रूवमेंट करके और ज़्यादा अच्छा बना दिया गया है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि इस पोलराइज़र को हटाने की वजह से जो मतलब फ़ोटोज़ की शार्पनेस है या फिर वीडियो का जो डिटेल वगैरह है ना वो और ज़्यादा अच्छे से दिखने लगता है, मतलब इस टाइप के डिस्प्ले में। क्योंकि पहले बीच में पोलराइज़र था तो वो कुछ ना कुछ को अब्जॉर्ब कर लेता था तो हो सकता है थोड़ा सा डल भी दिखता था होगा, मतलब अच्छा नहीं दिखता था। बट इस डिस्प्ले में ये सारी ही प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। तो यही है सैमसंग का इको स्क्वायर प्लस डिस्प्ले जो कि Realme GT7 Pro में देखने के लिए मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।